हेलो गाइस, दिस इज़ मनप्रीत। वेलकम टू सत्यम एजुकेशन हब। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टडी जीके सेट 30। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ECG शरीर के कौन से अंग के द्वारा उत्पादित होने वाले बलों को महसूस करता है। ECG इसकी फुल फॉर्म आती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इसका यूज़ किया जाता है हृदय के जितने भी उसमें बल लगते हैं उसको ये महसूस करता है। इसके द्वारा इसको जांच किया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। और ध्यान रखिएगा एक इसी से मिलता जुलता आता है EEG जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और इसका यूज़ किया जाता है मस्तिष्क के लिए। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी हृदय। निम्न पदार्थों को उनके संबंधित अपवर्तनांकों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको यहाँ पर दिया गया है कांच, वायु और पानी। इन तीनों के ही जो अपवर्तनांक हैं उसके अनुसार आपको इसे आरोही क्रम में सेट करना है। अगर हम बात करें कांच के अपवर्तनांक की तो ध्यान रखिएगा कांच का अपवर्तनांक आता है 1.5 और जो वायु है इसका अपवर्तनांक आता है 0.0003 और इसका जो पानी है इसका अपवर्तनांक आता है 1.33। तो देखिए अगर हम इसको क्रम में लगाएं तो सबसे कम आएगा वायु का, उसके बाद पानी का और उसके बाद आएगा कांच का। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए वायु, पानी और कांच, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है। देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये आता है नर्मदा नदी पर बनाए गए सरदार सरोवर बांध से संबंधित। इस बांध का जब निर्माण किया गया था 1961 में, तब उसके बाद में इसके निर्माण से संबंधित ही इसका विरोध किया गया था। और इसमें जो मुख्य भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं उनमें नाम आता है मेधा पाटेकर का। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। देखिए जब इस नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया था तब वहाँ से जब लोगों को हटाने की बारी आई तब इसका विरोध किया गया कि इससे लोगों को भारी नुकसान होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें सुंदरलाल बहुगुणा की तो देखिए ये आते हैं जो हमारा चिपको आंदोलन था उसका इन्होंने विरोध किया था 1973 के आसपास की ये बात आती है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी मेधा पाटेकर। अब हम इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये क्या था। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का जब निर्माण किया गया था तब इसका उद्घाटन 1961 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ये जो परियोजना है ये कुल 4 राज्यों की आती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और जब इस परियोजना का निर्माण किया गया था, इसको शुरू किया गया था, तब इसके जल के वितरण से संबंधित इसमें सभी राज्यों में सहमति नहीं बन पाई थी और यही विवाद का मुख्य कारण रहा था। और उसके बाद में बात आती है जब 1989 में मेधा पाटेकर जी हैं इन्होंने ये देखा कि इससे जो विस्थापित होने वाले लोग हैं उसको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, तब इन्होंने इस परियोजना का विरोध किया था। और इसी कारण से मेधा पाटेकर का नाम इसमें विशेष तौर पर आता है। बोगी शब्द कौन से खेल से जुड़ा है। देखिए खेलों से संबंधित शब्दावलियाँ भी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती हैं। और जो बोगी शब्द है ये संबंधित है गोल्फ से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और जो सोकर कप है ये आता है गोल्फ से, ये भी ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर मौजूद एक वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से यह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। देखिए जो चंद्रमा है ये एक अप्रदीप्त वस्तु है, यानी कि ये इसका खुद का प्रकाश नहीं होता। भले ही ये हमें रात को चमकता हुआ दिखाई देता है लेकिन इसके पास खुद की लाइट नहीं होती। और ये क्यों चमकता है अगर हम इस बारे में बात करें तो ध्यान में रखिएगा जब सूरज का प्रकाश चांद पर पड़ता है तब ये प्रकाशित होता है और ये हमें इसका जो प्रकाशित हुआ हिस्सा है वो हमें दिखाई देता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। यानी कि सीधा अगर हम बात करें तो इसको जो रोशनी है ये सूर्य से प्राप्त होती है और जो सूर्य है ये एक प्रकार का तारा है, स्टार है। अब हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझते हैं कि ये किस प्रकार से लाइट प्राप्त करता है। देखिए ये है सन, एक जो तारा है और इससे जब ये लाइट इसकी प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो देखिए इसका कुछ हिस्सा चांद पर भी पड़ता है और यहीं से ये प्रकाशित होता है तो इसका इतना हिस्सा हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है कि जो चांद है ये चमक रहा है, जबकि ये सूरज से परावर्तित होने वाले प्रकाश के कारण ही चमकता है।
निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? आपको यहाँ पर पक्षी अभयारण्य दिए गए हैं और उनके संबंधित स्टेट दिए गए हैं और बताना है कि गलत सुमेलित कौन सा है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, देखिए ये केरल का है, बिल्कुल सही है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य केरल का है, ये भी सही है। और सलीम अली से एक बात ध्यान आती है कि इनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन भारत का जो पक्षी विज्ञानी है उसका जनक कहा जाता है ऑक्टेवियन ह्यूम को। और पिट्टी वन्यजीव अभयारण्य है, ये आता है लक्षद्वीप का, बिल्कुल सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य है, ये यूपी का है। देखिए ये कथन गलत है, क्योंकि जो जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य है ये आता है महाराष्ट्र का, ये यूपी में नहीं है। और यहाँ पूछा गया है गलत सुमेलित, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा जो जायकवाड़ी है ये आता है महाराष्ट्र में, राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षक यानी कि जो कोच हैं उनको पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यानी कि जब भी कोई कोच है वो ट्रेन करता है तो उनको अच्छी ट्रेनिंग के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए जी, अगर हम इस अवार्ड के बारे में बात करें तो कोच को जो अवार्ड दिया जाता है ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार, राइट आंसर है ऑप्शन डी। और ये जो पुरस्कार है इसको शुरुआत किया गया था, इसकी 1985 में इसको शुरू किया गया था और इसमें टोटल 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है विजेता को। और ध्यान रखिएगा जो अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार हैं ये सारे के सारे पुरस्कार प्लेयर्स को दिए जाते हैं। और ध्यानचंद जी हैं जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, यानी कि ये हॉकी के प्लेयर थे। इन्हीं के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में द्रोणाचार्य जी के बारे में एक विशेष बात बताइए कि ये कौन थे, ये किसके गुरु थे, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार का नाम क्यों रखा गया। और ध्यान रखिएगा जो ये पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसको युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और ध्यान रखिएगा जो युवा मामले और खेल मंत्रालय है उसके वर्तमान में जो मंत्री हैं वो आते हैं किरण रिजिजू, जो कि अरुणाचल वेस्ट से आते हैं। कुंभ मेला का संबंध कौन से शहर से नहीं है? कुंभ मेला जो कि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, जो कि हर 12 वर्ष के बाद में 4 स्थानों पर प्रतिवर्ष 12 वर्ष के बाद में आयोजित किया जाता है। और आपके यहाँ पर बताना है कि कौन सा शहर इससे नहीं जुड़ा। ऑप्शन में है प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और वाराणसी। देखिए ये जो कुंभ मेला है ये नदी पर बसे हुए जो शहर हैं जिसमें प्रमुख आते हैं टोटल 4। एक तो आता है नाम प्रयागराज का, जो कि ये त्रिवेणी संगम पर बेस्ड है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के किनारे पर। और जो हरिद्वार है यहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाता है और ये आता है गंगा नदी के किनारे। और जो उज्जैन है यहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाता है और ये आता है शिप्रा नदी के किनारे पर। लेकिन देखिए ये जो कुंभ मेला है ये वाराणसी में आयोजित नहीं किया जाता, राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। अब हम इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर आयोजित किया जाता है। देखिए एक तो आता है उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर, दूसरा आता है शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन में, और तीसरा आता है गोदावरी नदी के किनारे पर नासिक महाराष्ट्र में, और चौथा आता है गंगा नदी के किनारे पर इलाहाबाद प्रयागराज जिसका वर्तमान में नाम है, और ये आता है त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के किनारे पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो चारों शहर आपको दिए हैं ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि जो कुंभ मेला है इसका आयोजन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन से देश में है? देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये स्थित है सऊदी अरब में, राइट आंसर है ऑप्शन ए। पट्ट साड़ी कौन से राज्य का प्रमुख परिधान है? देखिए राज्यों के जो प्रमुख परिधान हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो पट्ट साड़ी है ये आती है छत्तीसगढ़ की, राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रसिद्ध हाजो तीर्थस्थल केंद्र कौन से राज्य में है? देखिए हाजो तीर्थस्थल है ये प्रसिद्ध है असम का, और जो असम है इसको कामरूप स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। और यहाँ का जो ये तीर्थस्थल है यहाँ का एक मंदिर आता है हयाग्रीव मंदिर, जो कि काफ़ी फेमस है। इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा कि जो हयाग्रीव मंदिर है ये हाजो तीर्थस्थल में आता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी असम। औरंगाबाद कौन सी नदी पर स्थित है? औरंगाबाद जो कि है महाराष्ट्र में, और यहाँ पर प्रसिद्ध आता है बीबी का मकबरा, जो कि ये है, आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि ये हमारा ताजमहल है,
देखिए जी, इसको दूसरा ताजमहल कहा जाता है और ये है बीबी का मकबरा जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। और बात करें इसकी नदी की तो ध्यान रखिएगा जो औरंगाबाद है ये आता है कोम नदी के किनारे पर। राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपतानी जनजाति कौन से राज्य की प्रसिद्ध है? देखिए ये जो जनजाति है ये चाइना और तिब्बत के क्षेत्र की आती है और ये प्रमुख है भारत में अरुणाचल प्रदेश की। राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? देखिए जो पीयूष ग्रंथि है इसको शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और ये यहाँ पर स्थित होती है हमारे मस्तिष्क में। देखिए जी, इसके द्वारा जो स्रावित किए जाने वाला हार्मोन है इसमें नाम आता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे हम जनक हार्मोन या फिर बर्थ हार्मोन भी कहते हैं और इसे दुग्ध निकासी के लिए भी जाना जाता है। और जब भी किसी पशुओं का दूध निकालना होता है तो उसके लिए उन्हें ऑक्सीटोन का इंजेक्शन ही लगाया जाता है। और अगर हम डिस्कस करें बाकी वाले हार्मोन्स के बारे में तो ग्लूकागोन जो हार्मोन है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और इसका मुख्य कारण है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है। थर्मोसिन हार्मोन है ये थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और ये हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। और ध्यान रखिएगा जो थाइमस ग्रंथि है ये हमारे वृद्धावस्था में ये ग्रंथि लुप्त हो जाती है और ये हृदय के क्षेत्र में पाई जाती है। और एड्रिनल हार्मोन है ये एड्रिनलिन ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जून 2020 में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है और ये जो 2020 में इसके लिए चुना गया है ये है नीरज चोपड़ा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और ये आते हैं जैवलिन थ्रोअर से संबंधित एक खिलाड़ी और इन्हें 2018 में ही अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में कौन से रैंक पर है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इसमें जो 2020 का डाटा जारी किया गया है ये किया गया है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा और इसमें टोटल देशों का आंकड़ा जारी किया गया है 53 और इसमें भारत की रैंकिंग आती है 40। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी। देखिए जो 2019 की बात करें तो उसमें मात्र था 36 और अब हम 4 लेवल नीचे गिर चुके हैं और वर्तमान में ये आंकड़ा हो चुका है 40, ये रैंक है 40। और अगर हम इसमें टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो इसमें पहला रैंक आता है अमेरिका का, दूसरा आता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड का और तीसरा नाम आता है स्वीडन का। और लास्ट टाइम अगर हम बात करें कि इसका जो लास्ट कंट्री है सबसे नीचे यानी कि जो 53 नंबर है इस पर जो कंट्री है तो इसमें आता है वेनेजुएला जो कि दक्षिणी अमेरिका में एक देश है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी 40। किस अमल का उपयोग धातु के जंग और स्याही के दाग को हटाने के लिए किया जाता है? देखिए जब भी किसी वस्तु पर धातुओं का एक जंग का निशान लग जाता है या फिर हमारे कपड़ों पर स्याही का दाग लग जाता है तो इसको हटाने के लिए जो यूज़ किया जाता है एसिड उसका नाम आता है ऑक्सिलिक एसिड। राइट आंसर है ऑप्शन डी। और इसके अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें रासायनिक सूत्र आता है C2H2O4। और अगर हम बात करें इसमें साइट्रिक एसिड की तो ये हमेशा ही खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और इसका जो मुख्य कार्य है ये खाने को स्वादिष्ट करने का काम करता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑक्सिलिक एसिड। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को और 2020 की थीम की बात करें तो इसकी थीम आती है जैव विविधता, ऐसी चिंता जो कि ज़रूरी है और आम जीवन में विद्यमान है। ये इसकी 2020 की थीम है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। और ये जो दिवस है इसको पहली बार 1974 में सेलिब्रेट किया गया था। निम्न में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत का जो नेपोलियन है ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को जो कि गुप्त वंश के एक शासक थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और देखिए जो इससे संबंधित एक प्रयाग प्रशस्ति जिसको हम इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं ये इन्हीं से संबंधित है और इनको भारत का नेपोलियन ये उपाधि दी गई थी स्मिथ के द्वारा। और ध्यान रखिएगा जो इसकी प्रशस्ति आती है प्रयाग प्रशस्ति उसको हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था।
और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक आते हैं और इन्हीं के दरबार में इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। सम्राट अशोक हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र आते हैं, यानी कि इनके बेटे बिंदुसार के ये पुत्र थे। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं ये आते हैं गुप्त वंश के शासक, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। और नेपोलियन के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, आप बताइए कि ये कौन से देश से संबंधित थे, और इनके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, आप उनके बारे में भी बताइए। देख रहे हैं किन किन को याद है। किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? देखिए, जो जजिया कर है ये सल्तनत काल से लेकर मुगल शासन तक रहा है, और इसको सबसे पहले तो लागू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये गैर मुस्लिमों पर इन्होंने लागू किया था। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने ब्राह्मणों पर ये कर लगाया था। लेकिन इसके द्वारा अगर हम बात करें कि इसको समाप्त किसने किया, तो मुगल वंश के एक शासक अकबर, इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था अपने शासनकाल में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये अकबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अकबर है। और औरंगजेब की बात करें तो देखिए, जब अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था तब औरंगजेब का जब शासनकाल आया तब इन्होंने पुनः इसको लागू कर दिया था। और अगर हम बात करें अकबर की, तो इनके बारे में जो इनका जन्म है इसके बारे में तो बहुत बार पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के महल अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। निम्न में से कौन सा निकाय एक गैर संवैधानिक निकाय है? देखिए, गैर संवैधानिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया या उनके लिए एक विशेष अनुच्छेद का प्रावधान नहीं किया गया। वित्त आयोग की बात करें तो देखिए, इसका गठन हर 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसके लिए अनुच्छेद आता है अनुच्छेद नंबर 280। चुनाव आयोग है, इसके द्वारा जो इसका उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 324 में। और जो यूपीएससी है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। लेकिन जो नीति आयोग है इसके लिए हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, इसके लिए किसी भी प्रकार का अनुच्छेद नहीं है। और जो नीति आयोग है इसकी शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, और जो इसका अध्यक्ष है ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर पूछा गया है गैर संवैधानिक निकाय है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। और जो ये ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं ये आते हैं संवैधानिक निकाय के। और अगर हम नीति आयोग के बारे में थोड़ी और डिटेल डिस्कस करें तो देखिए, इसकी जो स्थापना है ये योजना आयोग के स्थान पर की गई थी और योजना आयोग की स्थापना 1950 को की गई थी। और देखिए, जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म आती है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो तो आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष आ जाएंगे राजीव कुमार, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। लेकिन हम इसके प्रथम की बात करें कि जो प्रथम जब इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, तब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखिएगा तब भी इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि उस वक्त इन्हीं का शासन था। और उस वक्त उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। और ध्यान रखिएगा उस वक्त इसके पहले सीईओ बनाया गया था सिद्धू श्री खुल्लर को। तो ये सारे फैक्ट्स आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। पेरियार नदी किन किन राज्यों के बीच का विवाद है? देखिए जी, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये है यहाँ की पेरियार नदी, और यहाँ पर है केरल और यहाँ है तमिलनाडु। इन दोनों ही राज्यों के बीच में ये बहती है और इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। देखिए, ये जो विवाद है ये इसी डैम के कारण ही है, क्योंकि ये जो डैम है ये काफ़ी पुराना है और ये ब्रिटिश शासन के समय में ही बनाया गया था, और इसकी जो निर्माण की अवधि आती है ये है 1887 से लेकर 1895 के समय में इसको बनाया गया था। और इसके जल के विवाद को लेकर ही इन दोनों के बीच में ये विवाद है, क्योंकि देखिए ये जो डैम है, ये जो नदी है, इस पर जो जल का वितरण है, इसके लिए ये कहा गया था कि ये जो एरिया है ये लगभग 999 सालों के लिए केरल को पट्टे पर दिया गया था। लेकिन देखिए, इनके बीच में इस बात का विवाद था कि जब तमिलनाडु के द्वारा इसके पानी का यूज़ किया गया तब केरल ने इस पर याचिका दायर कर दी, और अब ये केस आता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी कि इसका जो अब ये विचार है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है।
तो देखिए अभी हमने यहाँ देखा कि ये जो पेरियार नदी का विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच में है, तो ध्यान रखिएगा ये आता है तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए या तो आपसे इसमें ये पूछ सकते हैं कि जो पेरियार नदी का विवाद है ये किन किन राज्यों के बीच में है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि जो मुल्ला पेरियार बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन को यहीं से घुमाया जाता है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। आप लोग इसको पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। वह स्थान जहाँ एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु सूर्य के सबसे नज़दीक होता है क्या कहलाता है। देखिए जो सूर्य है ये एक प्रकार का तारा है और इससे जब भी कोई ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह या फिर धूमकेतु या फिर बोना ग्रह ये जब सबसे पास में होते हैं अपनी कक्षा में रहते हुए, तो इस कंडीशन को कहा जाता है पेरीहेलियन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर आपको पेरीहेलियन और एफिहेलियन दोनों की ही कंडीशन दिखाई गई है। ये है सन, और जब भी इससे कोई भी, अगर हम बात करें ये है आपको अर्थ ऑर्बिट शो की गई है, और देखिए अर्थ है ये एक प्रकार का ग्रह है, और जब भी कोई ग्रह, क्षुद्र ग्रह, बोना ग्रह या फिर कोई भी तारा है ये सूरज से सबसे दूर कंडीशन में होगा तब तो वो कहलाएगा एफिहेलियन, लेकिन जब सबसे पास में होगा तब वो कंडीशन कहलाती है पेरीहेलियन। अगर हम बात करें इसमें अपोगी की, तो ध्यान रखिएगा इसमें आती है पृथ्वी की बात, यानी कि जो हमारी अर्थ है जब इससे कोई भी ग्रह या क्षुद्र ग्रह या तारा है वो सबसे दूर होगा तब वो कहलाएगा एपोगी, और जब बिल्कुल पास में होगा तब ये कहलाएगा पेरिगी। अब देखिए जो अपहेलियन और पेरीहेलियन है ये तो आते हैं सूर्य से रिलेटेड, यानी कि जब सूर्य से कोई भी चीज़ सबसे दूर या पास होगी तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपहेलियन और पेरीहेलियन। लेकिन जब पृथ्वी यानी कि अर्थ के बिल्कुल पास या बिल्कुल दूर कोई वस्तु होगी, क्षुद्र ग्रह वगैरह होगा, तब उसके लिए हम अपेगी और पेरिगी की बात ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी पेरीहेलियन। और ध्यान रखिएगा जो पेरीहेलियन की कंडीशन आती है ये आती है 3 जनवरी को, और अपहेलियन की कंडीशन आती है 4 जुलाई को। भारत में आवर्ती योजना रोलिंग प्लान को कब शुरू किया गया था। देखिए जो आवर्ती योजना है भारत में जब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया गया था तभी इस योजना को शुरू किया गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा जब 5वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1974 से लेकर 78 की समयावधि के बीच में, तब उसके बाद में 2 साल का एक अवकाश आया था, और उसी अवकाश के दौरान ये रोलिंग प्लान लागू किया गया था, और ये जस्ट किया गया था 1978 में जब 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई थी। और ध्यान रखिएगा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। और जो ये रोलिंग प्लान है ये दिया गया था गुनाल मिडल के द्वारा, और ये योजना उन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में लिखी थी। और इसका ये जो यूज़ है ये था कि जब भी कोई पंचवर्षीय योजना लागू की जाएगी तो उसको हर साल के बेस पर उसमें मूल्यांकन किया जाएगा, और पूरे साल का मूल्यांकन करने के बाद में साल के अंत में उसका पूरा का पूरा डाटा निकाला जाएगा, और उसी के आधार पर ही आने वाले साल का ब्यौरा तैयार किया जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। खार्तूम कौन सी नदी के किनारे पर बसा है। देखिए जो खार्तूम है ये है दक्षिणी सूडान की राजधानी, और ये नदी है नील नदी, इसके किनारे पर ये बसा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। और अगर हम डेन्यूब की बात करें तो ध्यान में रखिएगा हंगरी जो देश है इसकी राजधानी बुडापेस्ट और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये दोनों ही डेन्यूब नदी के किनारे पर हैं। और जो मिसिसिपी नदी है इसके किनारे पर आता है सेंट लुइस शहर, और जो म्यानी नदी है इस पर आता है बांग्लादेश का एक प्रमुख शहर है चट्टगाम, ये आता है म्यानी नदी के किनारे पर। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी नील नदी। और जो नील नदी है इसकी टोटल लंबाई आती है 6650 मीटर, और ये अब तक की दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि मिस्र में आती है, और इसका अधिकांश भाग आता है अफ्रीका महाद्वीप में। कल आपसे प्रश्न किया गया था, आपको बताना था कि सत्यमेव जयते शब्द कौन से उपनिषद से लिया गया है। देखिए भारत में टोटल जो उपनिषदों की संख्या है ये है 108, और ये जो सत्यमेव शब्द है जो कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है ये लिया गया है मुंडकोप उपनिषद से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। आज आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है कि पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन में है आपके पास पीवी सिंधु, पीटी उषा, हिमा दास या फिर द्युति चंद। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, और इन ऑप्शन से रिलेटेड जो भी आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं तो आप प्लीज़ उसे शेयर कीजिएगा।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ हमें ये भी बताएं। हम इसका पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।